माधव अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त अशोक वहां आ पहुंचा और मुस्कुराता हुआ माधव की ओर देखकर बोला, इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है माधव? तुम्हें इतनी मेहनत से काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अशोक की बात सुनकर माधव मुस्कुराता हुआ बोला, कैसी बात कर रहे हो मेरे मित्र? मेहनत तो सफलता की कुंजी होती है, याद है तुम्हें? हाँ, अच्छी तरह से याद है, परंतु इतनी मेहनत भी अच्छी नहीं होती कि अपने शरीर को बीमार कर लिया जाए। अशोक, जो व्यक्ति मेहनत करता है बीमारियां उससे 100 कोस दूर रहती है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन एक सच और भी है। कौन सा सच? मेहनत से केवल दाल रोटी ही चल सकती है, राजा महाराजा की तरह महल नहीं बनाए जा सकते। यह सुनकर माधव जोर जोर से हंसते हुए बोला, मनुष्य अपने जीवन में कितने भी बड़े महल क्यों ना बना ले, परंतु उसका पेट रोटी ही भरती है। इस बात को कभी नहीं भूलना। माधव की बात सुनकर अशोक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, हर बार की तरह तुम ही जीते और मैं हारा। अब जल्दी घर चलो, भूख के मारे मेरा हाल बेहाल होगा जा रहा है। जब तुम यहाँ आए थे मैं तभी समझ गया था। चलो। कुछ ही देर में अशोक और माधव धीरे धीरे कदमों से चलते हुए गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में अशोक माधव से बोला, जब तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, अब तुम विवाह कब कर रहे हो? सोच लो, अगर मैंने विवाह कर लिया तो फिर मेरे हाथ का खाना तुम नहीं खा पाओगे। तुम्हें अपनी भाभी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा, और पता नहीं तुम्हें तुम्हारी भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आएगा या नहीं। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? आदित्य गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया जी की इकलौती पुत्री राधा तुम्हें पसंद करती है, और तुम भी राधा को पसंद करते हो। और माह के 15 दिन राधा ही शाम का खाना तुम्हें देने आती है, वो भी अपने हाथ का बना हुआ। और राधा खाना बहुत अच्छा बनाती है। अशोक की बात सुनकर माधव हंसने लगा। कुछ ही देर में वह दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर माधव लकड़ियां चूल्हे पर जलाने ही वाला था कि तभी मुखिया की इकलौती पुत्री राधा वहां आ पहुंची। ये क्या कर रहे हो माधव? खाना बनाने जा रहा हूँ। माधव की बात सुनकर राधा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, कितनी बार कहा है माधव कि तुम्हें खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ बहुत गुस्सा करती है। वो हमेशा कहती है कि एक तो माधव वैसे भी सारा दिन खेत में मेहनत करता रहता है, ऊपर से रात में आकर भोजन भी बनाता है। माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोज फिक्र में तुम्हारे लिए भोजन भेजती है। राधा की बात सुनकर अशोक हंसता हुआ बोला, राधा माँ को बुरा लगता है या तुम्हें बुरा लगता है? अशोक की बात सुनकर राधा अशोक की ओर देखकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? माँ को बुरा लगता है? तुम क्या जानो पड़ोसी का मतलब क्या होता है? माधव हमारा पड़ोसी है। वो पड़ोसी ही क्या जो एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए। और वैसे भी माँ कहती है जब माधव की माँ जीवित थी तब वो मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। इतना कहकर राधा भोजन देकर वहाँ से चली गई। माधव और अशोक दोनों मिलकर भोजन करने लगे। भोजन करते में अशोक माधव की ओर देखकर बोला, माधव कहने की 100 बातें हैं, राधा भोजन बहुत अच्छा बनाती है। अशोक, भोजन राधा नहीं बल्कि राधा की माँ ने बनाया है। मैं राधा के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जानता हूँ, तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा। अब वो सब छोड़ो अशोक, ये बताओ कि तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? मैं कुछ समझा नहीं। अशोक, कुछ समय पहले मेरी तरह तुम्हारे पास भी खेत में अच्छी खासी जमीन थी, मगर तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी उस जमीन को बेच दिया और पता नहीं कौन सा व्यापार किया कि उस व्यापार से सारा धन पानी की तरह डूब गया। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा खेत भी चला गया। हाँ, तुम्हारी बात सही है। व्यापार डूबने के बाद मेरा हाथ इतना तंग हो गया है कि मुझे भोजन भी तुम्हारे यहाँ करना पड़ता है। मेरे दोस्त, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, और मैं क्या करूँ? जब मुझे भूख लगती है तब मुझे तुम ही याद आते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन की बात और है, मुझे काम मिल गया है। यह सुनकर माधव का चेहरा क्रोध से तमतमा गया और वह गुस्से से अशोक से बोला, तुम मेरे यहाँ भोजन करते हो से तुम्हारा क्या मतलब है? अशोक, तुम मेरे मित्र हो। जितना अधिकार मेरा मेरे घर पर है उतना तुम्हारा भी है। अरे मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि गांव में लोग तुम्हें लेकर तरह तरह की बातें करते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन तुम तो मेरी बात का गलत मतलब ले गए यार। अरे जानता हूँ माधव, अपना मन छोटा मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ही मेरे संसार में सबसे अच्छे मित्र हो और तुम्हें मेरी चिंता रहती है, इसी वजह से तुमने मुझसे पूछा। फिर कभी मत कहना अशोक, तुम्हें वास्तव में मेरे घर पर भोजन करने में शर्म आती है। अब गुस्सा छोड़ो माधव, मुझसे गलती हो गई। अच्छा सुनो, मैंने कहा था ना मुझे काम मिल गया है। कल ही मैंने जमींदार से बात की है।
मैं उसके खेत में काम करूंगा। यह सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो? सारा गांव जानता है कि जमींदार एक अत्याचारी व्यक्ति है। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जमींदार के अत्याचार से पीड़ित ना हो। तुम ऐसे इंसान के यहाँ पर काम करोगे? मजबूरी है माधव, तुम ही बताओ, इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा? केवल जमींदारी है जिसके पास बहुत सारे खेत हैं। अशोक, मेरे मित्र हो, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? जो भी फसल होगी हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूं। अब मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। तुम फिर से ऐसी बात करने लगे? नहीं माधव, मैंने अपना खेत बेचकर व्यापार में धन लगाया। व्यापार मेरी वजह से डूबा, सब मेरी गलती थी, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं अपने किए गलत फैसले का बोझ तुम पर नहीं लादना चाहता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद माधव गहरी नींद सो गया। अगले दिन माधव फिर से अपने खेत की ओर चल दिया। माधव आधे रास्ता तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मुस्कुराता हुआ माधव की ओर देखकर बोला, हमेशा की तरह सुबह उठकर तुम अपने खेत में मेहनत करने के लिए चले जाते हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा सुनो माधव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मुखिया जी? आज मैंने तुम्हारे मित्र अशोक को जमींदार की हवेली में जाते हुए देखा। मुखिया की बात सुनकर माधव मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ मुखिया जी, कल ही अशोक ने मुझे बताया था कि जमींदार के यहाँ पर उसने काम की बात कर ली है और जमींदार राजी भी हो गया है। यह सुनकर मुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। माधव, मुझे अशोक के लक्षण कभी भी समझ नहीं आया। सबसे पहले तो उसने अपने पिता की मेहनत से कमाया हुआ खेत बेच दिया और जाने कौन सा व्यापार किया कि सारा धन बर्बाद हो गया और अब जमींदार के यहाँ पर काम पर लग गया, ये जानते हुए भी कि जमींदार एक बुरा व्यक्ति है। मुखिया जी, मैंने कल अपने दोस्त को यही बात समझाई थी। मैंने उससे यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसे काम ही करना है तो वह मेरे खेत में कर ले। जो भी फसल होगी हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। मगर उसका कहना है कि वो मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। माधव, अशोक तुम्हारा मित्र है। तुम्हारी मित्रता की मिसाल आसपास के राज्यों में दी जाती है और एक मित्र दूसरे मित्र को गलत रास्ते पर जाने के लिए रोकता है। अशोक जमींदार के यहाँ पर काम पर लग गया है और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगता है। संगत का असर बहुत बुरा होता है माधव। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा मित्र अशोक जमींदार की तरह ना हो जाए। वैसे भी उसे बहुत जल्दी धन कमाने की लालसा हमेशा रहती है। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के बाद माधव गहरी सोच में डूब गया। माधव उसी गहरी सोच में डूबा हुआ अपने खेत चला गया। इधर अशोक जमींदार की हवेली के अंदर जमींदार के सामने खड़ा हुआ था। अशोक को देखकर जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो प्रातःकाल मेरी हवेली में चले आए अशोक। इसका मतलब तुम्हें काम की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। सही कहा जमींदार, अगर मुझे काम की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारी हवेली में कभी नहीं आता। जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम और तुम्हारा मित्र माधव मुझे इस गांव का सबसे बड़ा अत्याचारी इंसान मानते हो, लेकिन मुझे तुम दोनों की सोच से, यहाँ तक कि इस पूरे गांव की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद तो होगा कि जब तुमने मुझसे काम मांगा था तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कोई भी काम करवाऊं तो वो तुम्हें करना होगा। याद है? तो फिर जाओ, जाकर मेरे कक्ष की सफाई करो और उसके बाद खेत चले जाना। वहां जाकर तुम्हें मेरे नौकर बता देंगे कि वहां क्या करना है। जमींदार की बात सुनकर अशोक जमींदार के कक्ष में चला गया और उसके कक्ष की साफ सफाई करने लगा। तभी अशोक की नजर अलमारी में रखे हुए एक बहुत पुराने कागज पर पड़ी। अशोक उस प्राचीन कागज की ओर देखकर अपने आप से बोला, ये तो कोई नक्शा मालूम पड़ता है। अशोक उस नक्शे को बहुत गौर से देखता हुआ अपने आप से बोला, ये तो हमारे गांव के नजदीक उस खंडरनुमा महल का नक्शा है। इस नक्शे के मुताबिक तो उस खंडरनुमा महल के अंदर कोई खजाना दबा हुआ है। इतना बोलकर अशोक ने उस नक्शे को बड़ी ही चालाकी से अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन अशोक जमींदार की हवेली ना जाकर सीधे अपने मित्र माधव के खेत की ओर चल दिया। माधव आधे रास्ता तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक क्या हुआ, आज तुम जमींदार की हवेली नहीं गए? अशोक मुखिया की ओर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में देखकर बोला,
मुखिया जी, जमींदार की हवेली पर तो मैं मजबूरी में काम करने के लिए गया था, परंतु मुझे जमींदार की हवेली में कुछ मिला है, यही दिखाने के लिए माधव के पास जा रहा था। अच्छा हुआ आप मुझसे मिल गए, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं, आप जरूर इस मामले में कुछ जानते होंगे। तुम क्या बात कर रहे हो अशोक? मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर अशोक ने अपनी जेब से तुरंत उस प्राचीन नक्शे को निकाल लिया और मुखिया को दिखाता हुआ बोला, मुखिया जी, मुझे ये प्राचीन नक्शा जमींदार की हवेली के अलमारी से मिला है। इस नक्शे के मुताबिक हमारे गांव के पास जो खंडर नुमा महल है, उसके अंदर खजाना दबा हुआ है। अशोक की बात सुनकर मुखिया चौंकते हुए अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक, इस बारे में भूल जाओ और उस और मत जाना जहाँ पर से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? अशोक कहते हैं कि बरसों पहले वहाँ पर किसी राजा का महल हुआ करता था, जो वक्त की रेत में दब गया। तुम जो नक्शा अपने हाथ में लिए टहलते फिर रहे हो, पहले यही नक्शा लोगों की जुबान पर था। सच बताऊं अशोक, तो उस खंडर नुमा महल के अंदर खजाने के लालच में आज तक जो भी गया, वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया, मगर अशोक, जिसके मन में हमेशा से बहुत ही जल्द धनवान बनने की लालसा रहती थी, सीधा अपने मित्र माधव के खेत में चला गया। अशोक ने देखा कि माधव अपने खेत में मुखिया की पुत्री राधा के साथ बैठा हुआ था। अशोक को देखकर माधव चौंकता हुआ बोला, क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया अशोक? लगता है तुम पहले दिन ही जमींदार की हवेली में काम करके समझ गए होंगे कि जमींदार हम सबकी सोच से भी बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। नहीं माधव, मैं यहाँ पर जमींदार के सिलसिले में नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। क्या मतलब? अशोक ने तुरंत अपनी जेब से उस प्राचीन नक्शे को निकालकर माधव और राधा के सामने रख दिया और उन दोनों को सारी घटना बताते हुए बोला, राधा के पिता कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि बरसों पहले उस खंडर नुमा महल के अंदर दबे हुए खजाने के बारे में पहले गांव के बहुत सारे लोग जानते थे, मगर जो कोई भी उस खजाने के लालच में वहां गया, आज तक वापस लौट कर नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो फिर तो वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे लगता है हमें पिताजी की बात माननी चाहिए। राधा, मेरा मन भी यही कहता है, मगर सोचो, अगर हम सब उस खजाने की तलाश में जाएं और खजाना पाने में सफल हो जाएं, तो रातों रात हम धनवान बन सकते हैं। अशोक की बात सुनकर राधा क्रोधित होती हुई बोली, तुम तो हमेशा बहुत जल्द धनवान बनने के बारे में ही सोचते रहते हो अशोक। मुझे डर है तुम्हारा ये लालच कहीं हम सबको किसी भारी मुसीबत में न डलवा दे। राधा की बात सुनकर अशोक शांत स्वर में राधा और माधव की ओर देखकर बोला, राधा, कल मैंने जमींदार की हवेली में पहले दिन काम किया और मैं पहले दिन ही जान गया कि हमारे गांव के न जाने कितने किसान जमींदार के कर्ज तले दबे हुए हैं। सोचो, अगर हम उस खजाने को पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम अपने गांव के गरीब किसानों को जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हैं। हम खजाने का सारा धन लोगों की भलाई के लिए लगा सकते हैं। और वैसे भी माधव, मुझे ये खजाने का नक्शा जमींदार की हवेली के अंदर उसके ही कक्ष में मिला है। माधव, इस बात की गहराई तक सोचो, जमींदार अब तक इस नक्शे को क्यों रखा हुआ है? वो जरूर उस खजाने को पाने की लालसा में रहता होगा। इससे पहले कि जमींदार वहां पहुंचे, मुझे लगता है कि हम तीनों को वो खजाना जमींदार से पहले हासिल कर लेना चाहिए। अशोक की बात सुनकर राधा और माधव एक दूसरे की ओर देखने लगे। खजाने का तो मुझे पता नहीं मेरे मित्र, लेकिन तुम्हारे मन में गरीब किसानों के प्रति दया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। तभी राधा गहरी सोच में डूबती हुई माधव से बोली, माधव, पिताजी ने कहा है कि वहाँ कोई भी गया तो आज तक कभी वापस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उस खंडर में कोई न कोई रहस्य जरूर है। मुझे लगता है कि हमें एक बार गांव के नजदीक तालाब के पास रहने वाले साधु महाराज से बात करनी चाहिए। तालाब के किनारे वाले रहने वाले साधु महाराज इसमें हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी माँ बताती है कि वो साधु वर्षों से उसी तालाब के किनारे रह रहे हैं। उनके अंदर कुछ दिव्य और चमत्कारिक शक्तियाँ भी है। और मत भूलो अशोक, तालाब के किनारे से कुछ दूर स्थित ही वो महलनुमा खंडर भी है। मुझे लगता है हम सबको सबसे पहले जाकर साधु महाराज से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है राधा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो सबसे पहले हम साधु महाराज के पास जाएंगे। कुछ ही देर में वह तीनों तालाब के किनारे बनी हुई एक झोपड़ी के सामने खड़े हुए थे, जिसके बाहर एक साधु आंखें बंद किए बैठे थे। अचानक साधु अपनी आंखें खोलकर उन तीनों की ओर देखकर बोले,
तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? साधु की बात सुनकर माधव साधु को सारी घटना बताता हुआ बोला। साधु महाराज, उस खंडरनुमा महल में जाने से पहले हम तीनों को यही लगा कि हमें आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए। साधु महाराज, आप वर्षों से खंडरनुमा महल के नजदीक इस तालाब के किनारे रह रहे हैं और मेरी माँ बताती है कि आप एक दिव्य साधु हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्षों से आखिर उस खजाने की खोज में उस खंडर के अंदर कोई भी गया है? वो आज तक वापस क्यों नहीं आया? साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में उन तीनों की ओर देखकर बोले। क्योंकि उस खंडर के अंदर एक जादुई पक्षी रहता है और कोई बुरी नीयत से उस खंडर के अंदर अगर खजाना हासिल करने के लिए जाता है तो उस जादुई पक्षी की आंखों से आग निकलने लगती है और लालची व्यक्ति फिर कभी भी उस महल नुमा खंडर से वापस नहीं आ पाता। यह सुनकर अशोक, माधव और राधा बुरी तरह से घबरा गए। राधा माधव की ओर देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तीनों को वहाँ पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। अशोक गहरी सोच में डूबते हुए साधु से बोला। साधु महाराज, मुखिया जी ने मुझे ये बताया तो था कि उस खंडरनुमा महल के अंदर जो भी खजाना हासिल करने के लिए गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा, परंतु उन्होंने पक्षी के बारे में तो नहीं बताया। क्योंकि जो भी लालच से भरा हुआ व्यक्ति उस खंडहर के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, तो फिर उस पक्षी के बारे में कोई कैसे बता सकता है? परंतु एक रहस्य और है। ये सुनकर अशोक निराश हो गया। साधु महाराज, इसका मतलब हम उस खजाने को कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे। साधु रहस्यमय अंदाज में अशोक से बोला। अगर तुम तीनों में से एक भी मन का सच्चा इंसान हुआ जिसका मन लालच से कोसों दूर है, तो वह जादुई पक्षी उस सच्चे इंसान की वजह से तुम दोनों के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। उस एक व्यक्ति की वजह से तुम दोनों सुरक्षित रह सकते हो और उस एक व्यक्ति की वजह से तुम आसानी से उस खजाने को पा सकते हो। यह सुनकर तीनों दोस्त पूरी तरह से चौंक पड़े। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने अभी जो भी कहा उसे गहराई से सोचना, तुम्हें समझ आ जाएगा। और हाँ, मैं हमेशा यही रहता हूँ, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। कुछ देर बाद वह तीनों खेत में वापस आ गए। मुझे लगता है कि हम तीनों को खजाने के बारे में विचार छोड़ देना चाहिए। नहीं राधा, तुमने शायद साधु महाराज की बात को गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों में से एक भी मन का सच्चा हुआ जो लालच से कोसों दूर है, तो हम उस व्यक्ति की वजह से बच सकते हैं और खजाने को हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो हम तीनों में एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? तुम। और कौन? तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है और तुम हमेशा गरीबों की चिंता करते हो और तुम्हारा मन लालच से भी दूर है। यह सुनकर राधा बुरी तरह से चौंक पड़ी। अशोक सही कहता है माधव, हम तीनों में से केवल तुम ही हो जिसके मन में कोई लालच नहीं है। अब मुझे साधु महाराज की बात की गहराई समझ आ रही है। उन्होंने कहा था कि मेरी बात को गहराई से सोचना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। अगर हम तीनों को खजाना मिल जाता है तो उस खजाने की वजह से गांव के तमाम गरीब किसानों को जमींदार के अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है राधा, अगर बात गरीब किसानों को बचाने की है तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर में वह तीनों खंडहर नुमा महल के बाहर खड़े हुए थे।